प्रधानमंत्री ने नमन किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया और अब बढ़ चुके हैं लाल किले की ओर। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, इस पर सभी की नजर रहेगी और वो अपने संबोधन में किन किन बातों का जिक्र करते हैं, इस पर नजर रहेगी। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सर, वापस मैं आप ही के पास में आऊंगी। हर बार की तरह इस बार भी हमने वो तस्वीरें देखी जब राष्ट्रपिता को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए फिर आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री, और कुछ ही मिनट का वक्त और है जिसके बाद में पहुंच जाएंगे। तो जैसा कि मैं यहां पर जिक्र कर रही थी कि महात्मा गांधी ने हमारी आजादी के लिए बहुत आंदोलन किए, एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसके बाद में आजादी मिली। क्या इसके अलावा भी कुछ और मायने हैं यहां पर आने के? जहाँ तक आज का भाषण है जिसके लिए वो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, उसके साथ तो और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आज़ादी के साथ हालांकि बहुत खुले तौर पे हम महात्मा गांधी को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि जो ये नॉन वायलेंस का मूवमेंट था उनका, वो उसमें पार्टिसिपेशन लोगों की बहुत ज़्यादा थी और बहुत लंबे अरसे तक चली ये मूवमेंट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि असली शुरुआत जब आज़ादी का जो बीज पड़ चुका था वो 1857 की क्रांति से ही पड़ चुका था। वो एक ऐसा वक्त था जब जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसको ये लगने लगा था कि जिनके बदौलत वो राज कर रहे थे, जिन सोल्जर्स की बदौलत या जो यहाँ का सिक्योरिटी मैकेनिज्म उस ज़माने में था देश का, उसको इस्तेमाल करते हुए जैसे वो राज कर रहे थे, वो अब उसकी जो है गिनती जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्योंकि जब वो सिक्योरिटी कर्मचारी जो देश की सुरक्षा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या जब पावर में होते हैं तो उनको अपनी पावर में बने रहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को 1857 से ये भनक तो लग गई थी। और धीरे धीरे चलते आगे चल के उनको ये भी सुनने में आया और लोगों ने देखा भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक तरह से जापान के साथ जो है एक संधि करके उनके साथ जो है जब देश पे ब्रिटिश के खिलाफ ईस्ट से चढ़ाई की गई, कोहिमा और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, तो इन सब, मैं ये कहूँगा कि इन सब एक्टिविटीज़ से ब्रिटिश साम्राज्य को ये लगने तो लगा था कि अब हमें यहाँ छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी का नाम सबसे आगे इसलिए ही आ जाता है क्योंकि जो देश की आबादी थी उसमें जो सबसे बड़ी मूवमेंट थी नॉन वायलेंस की, वो उसके जो स्पीयर हेड या उसके जो नेता थे वो गांधी जी ही प्रोमिनेंटली उभर करके आए। तो इसलिए उनका स्थान है यहाँ पे, और इसीलिए गांधी की समाधि पे जा कर के वहाँ पे पहले उनको पुष्पांजलि देते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो छुपी हुई बात इसमें ये भी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि इस आज़ादी को 76 साल तक रखने के लिए, और आज हम 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, जो जवानों के या देशवासियों के जो बलिदान रहे हैं, हम ज़्यादातर जो लोग यूनिफॉर्म में हैं उन्हीं के बलिदान को गिनते हैं। लेकिन इस आज़ादी को या रखने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक मेहनत का सवाल है, जहाँ तक लोगों के सेक्रीफाइसेस का सवाल है, उसमें पूरे देशवासी शामिल हैं। और मेरे ख्याल से इसी वजह से, क्योंकि सब देशवासी शामिल हैं और उसमें जो है गांधी जी को लेकर के सबसे आगे उनको लेकर के चला जाता है, यही वजह होगी कि वहाँ राजघाट पे पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फिर प्रधानमंत्री यहाँ आकर के अपना जो है वो सलामी शस्त्र लेंगे और उसके बाद प्राचीर से जो है लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन करेंगे। तो बिल्कुल शांति से जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ी है, उन्हीं को याद करते हुए आज नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि वो भी कई लोग ऐसे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन शायद आज लोग उनका नाम नहीं जानते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत लोग ऐसे रहे जिन्होंने कुर्बानी दी, तब जाकर भारत को आज़ादी मिल पाई। अब से कुछ ही मिनट और बाकी हैं जिसके बाद में पीएम पहुंच जाएंगे। तो राजघाट से कुछ मिनट की दूरी पर ही लाल किला है जहां पर पीएम पहुंचेंगे। और ग्राउंड जीरो पर शिवम भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। उनके पास भी पहुंचेंगे, उनके पास भी लौटेंगे, जानेंगे कि क्या अपडेट वहां पर है। एक बार फिर से मैं हमारे मेहमान के पास चलती हूं। और सर,
हर साल हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं और जो पगड़ी होती है उसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है। आज जो पगड़ी हम देख पा रहे हैं ये राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई है, इसके किस तरह से मायने आप निकाल रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि हमारा देश जो है बहुत विविधताओं का देश है। मैं ये कहूँगा कि बाहर के कई देशों में मैं गया हूँ, लेकिन जो विविधता भारत में है वो कहीं और नहीं देखने को मिलती है। चाहे वो खाने को लेकर के हो, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो वेशभूषा को लेकर के हो। तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने जब से 2014 से उन्होंने अपना एक ऐसा स्टाइल सा बना लिया है कि हर बार जो है एक नए प्रकार की पगड़ी या साफा के साथ जो है वो देश को संबोधन करेंगे। तो उसी के चलते शायद हर बार उनका अगर देखें तो इसी विविधता के चलते वो भी अपने आप में ये विविधता दर्शाते हैं कि हर साल जो है अपने लाल किले के प्राचीर से जब वो भाषण देते हैं, देश को संबोधन करते हैं, तो एक नए प्रकार की वेशभूषा में वो अपने आप को दिखाते हैं। और इस विविधता में जो एकता दिखती है वो ये है कि उसके बाद जो संबोधन करते हैं उसमें पूरे देश को शामिल करके जो भी देश की प्रोग्रेस है, जो हमारी पूरे साल का जो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में देशवासियों को बताते हैं। तो एक तरह से ये कहेंगे कि जो उनकी अलग अलग वेशभूषा है वो भी उसी चीज़ को दर्शाती है। और इसके बारे में और हम क्या कहें। बिल्कुल, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी प्रधानमंत्री जिन जिन बातों का जिक्र करते हैं, जैसे 10 बड़ी बातें या प्रधानमंत्री की हैं, तो उन बातों के कुछ मायने निकाले जाते हैं। अभी राजस्थानी पगड़ी जिस तरह से उन्होंने पहनी है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, उससे पहले हो सकता है कि इस तरह के मायने निकाले जाएं कि चुनावों के लिहाज से अपनी वेशभूषा को निर्धारित किया गया है यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये सिर्फ नुक्ताचीनी वाली बात होगी, क्योंकि वेशभूषा के चलते मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा असर चुनावों पे नहीं पड़ता है। बिकॉज आजकल हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि इन छोटी छोटी चीज़ों से शायद कुछ असर पड़ता होगा, लेकिन मैं देशवासियों को ये मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हर लेवल पे जो जिस तरह की उनको एक रुतबा मिलना चाहिए वो रुतबा दिखाया जाता है। अब देखिए धीरे धीरे गाड़ियां भी आ रही हैं, यहाँ रुकेंगी। और यहाँ पर भी कुछ खास लोग होते हैं, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS